क्लासेस। स्टूडेंट, अभी हम जो पहले प्रीवियस जो पार्ट था हमारा पार्ट 1, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स जो स्टडी करे हैं। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है और इनर्शिया है उसके बारे में स्टडी किया है। और एक छोटा सा टॉपिक और ये और बता देते हैं। आज हम जो सेकंड पार्ट ले रहे हैं, हमें इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ और एक मोमेंटम जो होता है ना, का कंजर्वेशन जो होता है मोमेंटम का, ये टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन होता है। इनर्शिया हम पहले पढ़ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अब इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय द मास। इनर्शिया को हम जो है मेजर करते हैं किससे, मास से। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो है मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मैं इसका जो मीनिंग ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहना जो है चाहेगा, अपनी रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहेगा। और उसका इनर्शिया को हमें जो है चेंज करना है तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इनर्शिया है। ठीक है, तो इनर्शिया जो उसका एक डायरेक्शन में रहने का जो इनर्शिया है वो भी जो है मास पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा मास होगा तो एक डायरेक्शन में रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो उस केस में उसका इनर्शिया तो जो है ब्रेक करने के लिए हमें फिर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट जो मान लीजिए मोशन में है और वो ज़्यादा मास का है, तो जो है ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो उसके मोशन की इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए फिर अगेन ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं उसका जो कोई सा भी इनर्शिया हो, चाहे मास हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे रेस्ट हो, चाहे मोशन हो, उन सबको जो है ब्रेक करने के लिए, उन सबको डिस्टर्ब करने के लिए हमें जो है ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फोर्स है वो इनर्शिया, यानी इनर्शिया किस पर, मास पर डिपेंड करता है। तो जो है इनर्शिया को अगर हम मेजर करना है तो मास से करेंगे। ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा इनर्शिया। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान रखिए और सुनिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये है कि जो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो किस पर, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। यानी कि जो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो मोर होगा यदि जो है अप्लाइड फोर्स क्या होगा, मोर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली का मतलब होता है एक क्वांटिटी में चेंज अगर मोर है तो दूसरी में भी मोर होगा। तो फोर्स में यदि मोर चेंज होगा तो मोमेंटम में भी जो है ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यदि आपने जो फोर्स जो है अप्लाई जो किया है वो लेस है तो मोमेंटम में भी लेस चेंज आएगा। और मोमेंटम आप पहले पढ़ चुके हो, कंबाइंड इफेक्ट होता है किसका, मास का और वेलोसिटी का। अभी देखिए इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो u से v हो जाती है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग में u है, बाद में v हो जाएगी। ठीक है, और वो मान लीजिए कुछ टाइम t में हो जाती है। तो स्टार्टिंग वाला जो उसका मोमेंटम होगा वो m इंटू यू होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहता है। और फाइनल वाला जो मोमेंटम होगा वो m इंटू वी होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मास तो चेंज हो नहीं सकता। तो आफ्टर फोर्स अप्लाई, जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तब मोमेंटम उसमें इतना होगा, और फोर्स अप्लाई करने से पहले मोमेंटम एम यू होगा। ठीक है, अब हम चेंज को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस मोमेंटम में से ये वाला मोमेंटम माइनस कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम पता लग जाएगा। तो हम चेंज इन मोमेंटम को देखो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये जो है पार्ट है ये मोमेंटम में चेंज को शो करता है। लेकिन ये जो है मोमेंटम आपका पॉजिटिव आएगा। कब आएगा, जब ये v बड़ा होगा। तो v बड़ा होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब ये जो है मोमेंटम आपका पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा। और चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा कब होगा, जब v ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सपोज दिस मोमेंटम जो है t टाइम में चेंज होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, ये सेकंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम में जो चेंज होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज मतलब पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ऐसे भी कह सकते हैं आप, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम होता है। तो या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दो, ये पूरा एक साथ कहलाएगा, या आप ऐसे बोल दीजिए चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल का जब निशान हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जो है हमेशा लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगेगा। तो ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। तो वेयर के इज कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। यूनिट जो है फोर्स की जो है इस तरह से ली जाती है कि दैट वैल्यू ऑफ के जो है बिकम क्या हो जाए, 1 बन जाए। ठीक है,
यानी कि k की वैल्यू 1 कब बन जाएगी, जब हम जो एफ टी और P2 माइनस P1 इन सब का आंसर क्या बन जाए, 1 बन जाए। क्योंकि k इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एफ इंटू टी अपॉन P2 माइनस P1, तो इधर वाले पोर्शन का आंसर जो है 1 बन जाएगा, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे बात करते हैं, एफ जो है वापस अब हमने P2 की वैल्यू डाल दी इसमें और P1 की भी डाल दी है, तो ये हमारे पास आ गया एम वी माइनस यू टी और इक्वल टू है। और सर आपका के कहाँ गया, तो के की वैल्यू हमने क्या मान ली यहाँ पर, 1 मान ली। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो v माइनस यू अपॉन टी है, ये आपने पढ़ा है जो है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ये एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए वही पर यूनिट टाइम वर्ड हट जाएगा तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो पर यूनिट बोलिए चाहे रेट बोलिए एक ही बात है, तो इसको हम ए कहते हैं, तो ये एम में हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है चेंज होकर के किस फॉर्मेट में आ गया है हमारे पास, एफ इक्वल टू एम ए में आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये फॉर्मेट ले लेता है। यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है, हम अगर दोबारा से इसको जो है एक्सप्लेन करें, दोबारा से इसका स्टेटमेंट बोले, तो ये भी बोल सकते हैं, एक तुमने वहाँ बोला कि रेट ऑफ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वर्किंग कर रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर, वो जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो, और उस ऑब्जेक्ट का फोर्स, उन दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इस तरह से भी कह सकते हैं आप। अब यूनिट क्या होती है फोर्स की, जो है जो सीजीएस सिस्टम में जैसे सेंटीग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं, इसमें जो फोर्स को हम जो है ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में नापते हैं या डाइन में नापते हैं, क्योंकि ये पूरा पोर्शन 1 डाइन कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं, एम होता है ग्राम में और ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम केजी लेते हैं तो ये मीटर पर सेकंड लेते हैं, और ग्राम लेते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड लेते हैं, छोटी के साथ छोटी यूनिट लेते हैं। ठीक है, और ये तो 1 डाइन जो होता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि ये फोर्स जो है 1 डाइन होगा, ये लिखा है हमने, ये इफ 1 डाइन फोर्स को आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या होगा, ऑन 1 ग्राम मास पर, 1 ग्राम मास पर, तो एक्सीलरेशन उसमें कितना आएगा, इसमें एक्सीलरेशन गारंटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। दोबारा सुन लीजिए, यदि 1 ग्राम मास पर यानी आपने जो है 1 डाइन फोर्स लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन कितना आएगा, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन भी जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, यानी वो 1 सेंटीमीटर जो है दूर जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अब ये इम्पल्स क्या होता है, ये बड़ी समझने की चीज़ है, ध्यान दें इसको। इम्पल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फोर्स तो आप समझ चुके हैं, किसी पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, लेकिन इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स जो है फोर्स के, मैंने आपको फिर ये बताया कई टाइप भी होते हैं, जैसे मोमेंटम भी एक फोर्स का ही टाइप है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है अभी बताया आपको हमने थोड़े पिछले वाले पार्ट में, एम इंटू वी होता है। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास वेलोसिटी मोमेंटम है। तो कंबाइंड इफेक्ट जो मास वेलोसिटी से जो फोर्स बनता है उसे मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम भी एक फोर्स का टाइप हुआ ना, तो ऐसे ही इम्पल्स भी जो एक फोर्स का टाइप है। क्या है, जो टोटल इफेक्ट जो होता है फोर्स का, है ना, इट्स कॉल्ड इम्पल्स। सर ये कुछ समझ कम आया, देखिए मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मतलब क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक फॉलिंग बॉल है, वो हिटिंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड को हिट करती है किसमें, लास्ट सेकंड में। जैसे एक बॉल है वो फॉलिंग कर रही है, तो लास्ट सेकंड में जब वो ग्राउंड को हिट करती है, तो लास्ट सेकंड से मतलब मेरा 1 सेकंड, तो t इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो 1 सेकंड में वो जितनी फोर्स से उसको ग्राउंड को हिट करती है वो इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो वेरी टी से मतलब यहाँ मेरा है वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। आप चाहें तो यहाँ पर जो है डेल्टा भी लगा सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। मतलब क्या है कि यहाँ डेल्टा बोलते हैं इसको फिजिक्स के अंदर, और डेल्टा का मतलब वेरी शॉर्ट टाइम। तो वेरी शॉर्ट टाइम में जो फोर्स लगता है उसको इम्पल्स कहते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका है समझने का। तो बॉल जब जो है, सॉरी स्टोन जो होता है, या बॉल छोड़ो आप स्टोन ले सकते हैं, स्टोन बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तो स्टोन जो है जब हिट करता है ना ग्राउंड को, किसमें, जो है लास्ट टाइम में, जस्ट जो है ग्राउंड को हिट करने से पहले, ध्यान रखो कि वो 1 सेकंड जो होती है लास्ट वाली, हो ना, तो वेरी शॉर्ट टाइम में जो है 1 सेकंड में जो ग्राउंड को जिस फोर्स से हिट करता है उस फोर्स को हम इम्पल्स कहते हैं।
तो वेरी शॉर्ट टाइम तक जो फोर्स लगता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं, और ज़्यादा टाइम हो जाएगा फोर्स का तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इम्पल्स क्या है, एक शॉर्ट टाइम में लगने वाला फोर्स होता है, तो फोर्स का ही टाइप हुआ ना ये, ठीक है। अब ये इम्पल्स कहाँ पर देखते हैं, यूज क्या है इसका। आप देखिए व्हेनेवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी तो इट्स ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने बताया कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी से मोमेंटम चेंज होता है, तो उससे जो फोर्स होता है वो अप्लाई किया जाता है उसके इक्वल होता है। अब यदि मान लीजिए टाइम इंटरवल मोर हो, भाई जो है मोमेंटम में चेंज हुआ 2 सेकंड में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। अगर ये टाइम इंटरवल 2 सेकंड की जगह मान लो 10 सेकंड हो, 10 सेकंड में मोमेंटम चेंज हुआ हो तो हम ये कहेंगे कि फोर्स अप्लाइड लेस है, यानी कि टाइम को बढ़ाने पर जो है, अगर मैं यहाँ ज़्यादा ले लूँगा डिनोमिनेटर में तो एफ का आंसर क्या आएगा, लेस आएगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, इफ द टाइम इंटरवल इज मोर हो तो फोर्स नीडेड विल बी लेस, फोर्स क्या होगा, लेस होगा। एक क्रिकेटर है, जैसे देखिए ध्यान समझिए, लोअर्स हिज हैंड, क्रिकेटर क्या करता है, बॉल को क्या करता है, अब पकड़ने के लिए अपने हैंड्स को नीचे की तरफ लाता है। जो फील्डर होता है, क्रिकेटर से मेरा मतलब है फील्डर, यहाँ जो फील्डर होता है, अब फील्डर जो है लोअर हिज हैंड और मूव हिज हैंड बैकवर्ड, या तो अपने हैंड को नीचे करता है या पीछे की तरफ ले जाता है। वाइल टेकिंग अ कैच, जब कैच लेता है तो पीछे ले जाता है, क्यों, वो डायरेक्ट जो बॉल आ रही है उसके अपने हाथ डायरेक्ट भी तो लगा सकता है ऐसे, लेकिन नहीं, वो अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है, ताकि वो टाइम को इंक्रीज कर सके। टाइम इंक्रीज करने से जो बॉल से उस पर जो फोर्स लगेगा हैंड पर वो कम हो जाएगा, क्योंकि टी बढ़ जाता है, नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एफ का आंसर कम होगा, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो द क्रिकेटर डज, क्यों करता है ऐसे, इससे वो टाइम इंक्रीज कर देता है, जिससे मोमेंटम क्या होता है, कम हो जाता है ना। और प्लेयर हैज टू अप्लाई लेसर फोर्स, फिर उसको लेस फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। प्लेयर से मतलब वही फील्डर को जो है लेसर फोर्स लगाना पड़ता है बॉल को पकड़ने के लिए। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये लॉ कहता है कि व्हेनेवर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए सेकंड ऑब्जेक्ट तो सेकंड ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। वेरी सिंपल है ये लॉ, वेरी इजी है। ये कहता है कि ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है, दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगा, कितना, उतना ही, इक्वल जो है मैग्नीट्यूड वाला। इस तरह से हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई एक एक्शन होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यदि कोई एक्शन होती है तो दूसरी उसके अपोजिट भी रिएक्शन होती है। और इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, मान लो सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, मतलब सेपरेट है। आइसोलेटेड मतलब एक सेपरेट सिस्टम दे रखा है हमें, एक सिस्टम सेपरेट है, देन न्यूटन थर्ड लॉ से हम क्या जानते हैं कि उस सिस्टम के अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए एक सिस्टम, देखो मैं ये ले लेता हूँ, एक बॉक्स है, इसके अंदर जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, इधर हम फोर्स लगाते हैं इस साइड में ऐसे, तो जो है उतना ही फोर्स जो है बी से ए की तरफ भी लगेगा। ये देखिए बी से ए की तरफ भी लगेगा, तो ये फोर्स जो लगेगा वो तो कहलाएगा एफ ए बी, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो कहलाएगा एफ बी ए। ये फोर्स क्या होगा, एफ बी ए। तो ये एक जो फोर्स लग रहा है एफ ए बी मतलब ए से बी की तरफ, एक फोर्स जो है इस तरह से लग रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, दूसरा फोर्स लग रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसलिए हमने साइन माइनस लगाया है। एक बात। दूसरी बात, दोनों फोर्स इक्वल थे, क्योंकि जो जितना एक्शन हुआ उतना ही रिएक्शन हुआ, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया है। और इफ वन ऑफ द टू फोर्स जो है, ध्यान रखें, वन ऑफ द दो फोर्स जो वर्क करते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो उनमें से एक फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स कहते हैं। दो फोर्स जो सिस्टम में है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनमें से एक फोर्स को एक्शन कहते हैं, दूसरे को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और वी कैन फाइंड, दूसरी बात है, वी कैन फाइंड इजीली विच फोर्स इज द एक्शन और विच फोर्स इज द रिएक्शन। एक को आप रिएक्शन बोलोगे, दूसरा अपने आप जो एक्शन कहलाएगा, और एक को एक्शन बोलोगे, दूसरा रिएक्शन कहलाएगा। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। व्हेन वी पुश अगेंस्ट द एज ऑफ अ डेस्क, यदि आपके पास कोई डेस्क है और उस पर आप अपने हथेली से और हैंड से यदि आपने
डेस्क से उस एज को क्या किया, पुश किया, तो हमारे हैंड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्यों हथेली से जब हम फोर्स लगाते हैं, एक्शन करते हैं, तो डेस्क जो है हमारी हथेली पर वापस रिएक्शन करती है। इट इज़ क्लियर प्रूफ दैट ए फोर्स इज बीइंग एग्जर्टेड। इसका मतलब फोर्स जो है लगाया जा रहा है। कहाँ पर? इट, किस पर? हमारी हथेली पर। किसके द्वारा? डेस्क के द्वारा। अगला है ए रॉकेट जो है वर्क करता है ऑन द सेम प्रिंसिपल। ये दूसरा एग्जाम्पल है। रॉकेट भी प्रिंसिपल यूज करता है। जब एक रॉकेट क्या करता है कि है ना, एग्जर्ट करता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, किस पर? गैस पर। जो गैस बाहर निकल रही होती है उस पर जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, तो गैस क्या करती है, उसके रॉकेट पर जो है अपोजिट फोर्स लगाती है। इससे रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, इस तरह से। और जो रॉकेट होता है वो गैस पे पीछे की साइड ऐसा फोर्स लगाता है, तो रॉकेट ऊपर चलता है। तो द गैस exert इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द रॉकेट एंड इट इज दिस फोर्स। अपोजिट वाला जो फोर्स है, जो रिएक्शन वाला फोर्स होता है, वो क्या करता है? रॉकेट को फॉरवर्ड आगे की तरफ ले जाता है। तो रॉकेट में भी न्यूटन थर्ड लॉ का यूज होता है। अगला है हमारे पास लास्ट टॉपिक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन अब ये लॉ ये कहता है कि जो मोमेंटम होता है वो है ना कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, चेंज नहीं होता है। द सम, मतलब ये लॉ क्या कहता है, देखिए, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, यदि वो आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजन मतलब टक्कर, तो करते हैं, तो टक्कर करने से पहले उनके मोमेंटम का जो सम है वो इक्वल रहता है सम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है उसका सम इक्वल रहता है। और कब तक रहता है? जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। यदि कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं तब तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन हम कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो दो ऑब्जेक्ट आपस में टक्कर कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन से पहले और बाद में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है ना, चेंज नहीं होता है। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट, कंजर्व रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं टोटल मोमेंटम टू ऑब्जेक्ट का रिमेन्स कंजर्व्ड बाय कोलिजन। टक्कर के बाद कंजर्व रहता है। इस लॉ को अगर हमें ड्राइव करना है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, बनाना है, तो किस तरह से बनेंगे, ये आप हम एक एक्टिविटी बता रहे हैं। ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आप इसको अच्छे समझ लेना और इसको आप समराइज करके लिख सकते हो। सपोज करिए दो बॉल है मेरे पास, ए और बी है। देखिए दो बॉल है, ए और बी है। बॉल ए का मास जो है एम ए है, इसका एम बी है, और इसकी जो वेलोसिटी है यू है, इसकी यू बी है। दोनों बॉल क्या करती हैं? टक्कर करती हैं। देखो टक्कर का निशान बनाया मैंने, और इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वी ए हो जाती है, इसकी जो है वी बी हो जाती है। लेकिन मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो मास एक जो है एम ए और एम बी ही रहता है। अब देखते हैं क्या होता है। यही जो सब कुछ मैंने यहाँ समझा दिया है। दो बॉल हैं, मास एम ए और एम बी की जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये देखिए सेम डायरेक्शन में, और डिफरेंट वेलोसिटीज है उनकी ये रही। और एंड देर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। और कोई फोर्स इन पे काम नहीं कर रहा है एटमॉस्फेयर में, या चारों तरफ से कोई फोर्स और काम नहीं कर रहा है। और जो ये वेलोसिटी है ये ग्रेटर है इससे। एंड द टू बॉल जो है एक दूसरे से टक्कर करती हैं। अब क्या होता है देखिए, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि विच गोज फॉर ए टाइम। मान लीजिए टक्कर जो है टी टाइम तक रहती है। अब टी टाइम हो सकता है 1 सेकंड तक टक्कर हुई हो सकता है 1 मिनट तक हुई हो। तो 1 सेकंड तक टक्कर होती है, तो बॉल ए क्या करती है कि फोर्स लगाती है किस पर? बी पर। तो वो जब बॉल ए बी फोर्स लगाएगी तो फोर्स क्या कहलाएगा? एफ ए टू बी। एंड बॉल बी क्या करती है? सिमिलरली जो है एफ ए बी फोर्स लगाती है। और उसके बाद क्या होती है कि वेलोसिटी वी और वी बी जो है हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन अब क्या होता है कि नाउ मोमेंटम जो है चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज हो गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो मोमेंटम है बॉल ए का बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? ये होगा। मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू यू होता है। तो बिफोर कोलिजन टक्कर से पहले मोमेंटम जो है बॉल ए का ये था, बाद में ये हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, वो क्या होगा? एम ए वी ए माइनस यू ए। जब टक्कर होती है उस टाइम जो है मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ये होगा। तो टक्कर होने के बाद जो है वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो वी ए माइनस यू या अपॉन टी ये होगा। और सिमिलरली रेट ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी के लिए वो ये होगा। ठीक है, अब बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स जो ए बी होता है, ए से बी की तरफ जो होता है वो एक्शन फोर्स कहलाता है, और जो है फोर्स एफ बी ए जो होता है वो रिएक्शन फोर्स कहलाता है। लेकिन ये दोनों फोर्स क्या होंगे? अपोजिट भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि जो फोर्स जो है फ्रॉम ए टू बी इक्वल है फोर्स फ्रॉम बी टू ए। अब द डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया है। अब फोर्स जो है ए टू बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो ये बॉल ए में रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के बराबर है, ये बॉल बी में रेट ऑफ चेंज मोमेंटम के बराबर है। तो हम क्या देखते हैं कि जो है टी टी कैंसिल हो जाते हैं, ये पार्ट में जो है ये वाला एज इट इज आ गया, ऊपर वाले पार्ट माइनस साइन है प्लस बन जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास जो ये पार्ट है यू वाले, इन स्टार्टिंग वेलोसिटी वाले हमने एक तरफ कर लिए हैं और ये फाइनल वेलोसिटी वाले हैं वो दूसरी तरफ ले गए हम, ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए करेक्शन है। देखो एम बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम बी वी बी आएगा, एम बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम बी और यू बी आएगा। ठीक है, अब जो ये माइनस का एम बी यू बी है इसको हमने जो है इधर ले लिया, तो ये एम ए वी बी और प्लस एम बी वी बी हो गया, ये हो गया। और ये वाला पोर्शन है इसको हम इधर ले गए तो एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है चाहे इधर रहने दो और चाहे यहाँ लिख लो, एक ही बात है। और ये इधर वाला जो था मैंने इधर लिख दिया। तो इसको सोल्व करने के बाद ये पोजीशन आ जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है, तो ये स्टार्टिंग वाला मोमेंटम था दोनों बॉल का टोटल, और ये दोनों बॉल का जो है फाइनल वाला मोमेंटम है टोटल। तो हमने क्या देखा कि बीच में इक्वल टू का साइन भी आ गया है, तो हम ये बोलेंगे कि टोटल मोमेंटम दोनों बॉल का स्टार्टिंग वाला और फाइनल वाला क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। तो टोटल मोमेंटम दो बॉल का बिफोर कोलिजन से पहले ये, और टोटल मोमेंटम टू बॉल का आफ्टर कोलिजन के बाद ये वाला इक्वल रहता है, क्योंकि इक्वल टू साइन आ गया। हमने जब क्वेश्चन किया तो ये करते करते ये आंसर आया हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इस तरह से टोटल मोमेंटम ये कहेंगे कि वो तो कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। यदि इसका जो है टोटल मोमेंटम जो है मान लीजिए दोनों का मिला करके 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो इसका भी 40 जो है 40 केजी मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो इसका भी 40 केजी मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज ओवर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।